चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ईएफएस के बारे में। ईबीएस हमने देख लिया था, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब हम बात करेंगे ईएफएस। तो ईएफएस को स्टार्ट करने से पहले ईबीएस ईबीएस में थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू करेंगे कि अभी तक आपने क्या किया था। EC2 लॉन्च किया, ठीक है। तो मान के चलो आपका एक EC2 इंस्टेंस ये चल रहा है। तो इस EC2 इंस्टेंस में अगर आपको ईबीएस अटैच करना हो तो आप कैसे करते थे। आप ईबीएस में जाते थे और ईबीएस क्रिएट करते थे, ठीक है। आपने क्या किया, ईबीएस को क्रिएट किया और उसके बाद आपने इस इंस्टेंस पे अटैच किया। तो जब आप अटैच कर रहे थे तो आपका एजेड अवेलेबिलिटी जो सेम था, राइट। और किसी डिफरेंट के लिए करना था तो आपने स्नैपशॉट का यूज किया था। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी टास्क आता है कंपनी के अंदर कि आपका मल्टीपल सर्वर चल रहा है, मल्टीपल EC2 इंस्टेंस चल रहे हैं और एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन में चल रहे हैं और सेम अवेलेबिलिटी जोन है। तो मान के चलो एक और EC2 है और इसमें भी मुझे इसी ईबीएस वॉल्यूम को अटैच करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब कि एट द सेम टाइम एक बार में एक ही EC2 में हम अटैच कर पा रहे थे, मल्टी अटैच का ऑप्शन नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक ड्रॉबैक मिल रहा है, मल्टी अटैच का ऑप्शन नहीं है ईबीएस में। मतलब कि पहले वाले से डी अटैच करोगे फिर दूसरे वाले में अटैच करोगे। तो ऐसा हमें करना पड़ रहा था, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं था कि एक ही वॉल्यूम को मैंने दो तीन सर्वर में अटैच कर दिया, पॉसिबल नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ड्रॉबैक। तो इसलिए AWS में EFS क्या बोलता है कि अगर आप EFS को यूज कर रहे हो, इलास्टिक फ्लाई सिस्टम, तो EFS आपके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि आपके पास मल्टी अटैच का ऑप्शन होता है EFS। और अगर आपने कंपनी में कॉन्फ़िगर किया होगा वर्ज ऑन प्रीमाइसेस में, तो EFS को आप बोल सकते हो दिस इज अ नेटवर्क फाइल सिस्टम। अब कंपनी में होता क्या था, जब हम लोग NFS कॉन्फ़िगर करते थे तो ये समझो थोड़ा सा, ये हमारा सैन स्टोरेज है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे मान के चलो कंपनी यूज कर रही है लिनक्स, और यहाँ पे लिनक्स की डेडिकेटेड टीम बैठी हुई है। तो मतलब यहाँ पे स्टोरेज की टीम अलग बैठी है, अलग मैनेज कर रही है। ये स्टोरेज है आपका। तो कंपनी में क्या होता है, अलग अलग प्रोफाइल होती है। इंजीनियर अलग होते हैं, डेटाबेस डेवलपर अलग होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर अलग होता है, इंफ्रा इंजीनियर अलग होता है, क्लाउड इंजीनियर अलग होता है। तो प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो ये था आपका सैन स्टोरेज, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और कंपनी क्या यूज कर रही है, प्लेटफॉर्म OS की बात करें तो लिनक्स। और यहाँ पे सारा का सारा OS इंस्टॉल किया गया। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है, कौन सी, लिनक्स एडमिन की टीम काम कर रही है। तो अगर आप देखोगे 5 साल 6 साल पहले, तो यहाँ पे कितनी टीम इंगेज हो गई। एक हो गई स्टोरेज की टीम, पहला स्टोरेज टीम काम कर रही है, डेटाबेस की टीम। दूसरा, यहाँ पे लिनक्स की टीम तो काम कर ही रही है, प्लस नेटवर्क टीम भी काम कर रही है। यहाँ पे 3 टीम यहाँ पे डिप्लॉय हो गई। अब जब कुछ भी डेटा आपको लेना है सर्वर से, मान के चलो आपके मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। तो अब आपको डेटा लेना है, कहाँ से लेना है, अपने स्टोरेज से। कुछ भी एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, थ्रू ये आपकी लिनक्स की टीम बैठी हुई है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और ये सारे सारे आपके सर्वर है। तो यहाँ पे देखो कितनी टीम काम कर रही है। पहली टीम हमारी हो गई स्टोरेज की टीम, ठीक है। इस टीम को कंपनी हायर करेगी, पैसा देगी, ये काम करेगी।
दूसरा, लिनक्स क्वालिफाइड सर्टिफाइड बंदे को हायर करेगी, 5 साल 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क की टीम है, कोई इशू आता है ट्रबल शूटिंग में, डेटा कॉपी नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ये सारा काम नेटवर्क की टीम देखेगी, ठीक है। और ये सारे आपके सर्वर हैं। तो इस काम को करने में आपको थोड़ा ज्यादा कॉस्टली भी होता था, टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, लेकिन आज 2022-23 में, 23 की बात करें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको अपना सर्वर लेना है, एक EC2 लॉन्च करना है, और आपको अपने जो टास्क है वो परफॉर्म करने हैं। क्यों? क्योंकि AWS क्या बोलता है आपको, NFS चाहिए। पहले NFS था, उसको आज AWS बोलता है, इसको मैं आपको NFS को EFS के नाम से देता हूँ, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा मैनेज कर रहा है कौन? AWS। तो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी कुछ आ गई। ये स्टोरेज कौन मैनेज कर रहा है? AWS की डेडिकेटेड टीम है। लिनक्स, नेटवर्किंग आपको कुछ करना पड़ रहा है? कुछ नहीं करना। तो अगर आप EFS को यूज कर रहे हो, इलास्टिक फाइल सिस्टम, तो ये जितना भी है स्टोरेज, नेटवर्क की टीम, लिनक्स, ये कौन मैनेज कर रहा है? AWS की डेडिकेटेड टीम है, AWS ने हायर किया हुआ इस डेटा सेंटर में काम कर रही हो, ठीक है। अब डेटा सेंटर मतलब कहाँ? किसी भी रीजन पे आप लॉन्च करते हो आपका डेटा सेंटर, तो आधी चीजें तो वैसे ही खत्म हो गई, ठीक है। चीजें ऑटोमेट ऑटोमेट हो रही है। ऑटोमेट ऑटोमेट मतलब समझ रहे हो? अभी AI पे बहुत काम चल रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। AI क्या करेगा? और लोग बोलते हैं कि जॉब भी जाएगी, तो जानी ही है, ठीक है। बस आपको AI को चलाना आना चाहिए। आज हम कुकिंग कर लेते हैं घर पे, वो सारा काम एक रोबोट भी कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर वो डेटा फीड किया जा रहा है, सब कुछ कर लेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं ऑटोमेटेड। तो इस पे हम बात नहीं करेंगे AI पे, यहाँ पे आ जाओ EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो ये सारी चीजें हमें बेनिफिट मिल रहा है, और EFS को यूज करोगे तो इसका फायदा क्या है? फायदा आपके पास मल्टी अटैच। तो इंटरव्यू में पूछता है EBS EFS में डिफरेंस क्या है, तो पहले तो आप ये बोल देना सर, EBS आपका एक बार में एक ही EC2 में इंस्टेंस होता, EC2 में अटैच होता है। EFS मल्टी अटैच होता है। मल्टी अटैच मतलब मान के चलो आपका ये EFS है, इलास्टिक फाइल सिस्टम, इसे मुझे 3 EC2 में अटैच करना है, या 3 अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंट डिफरेंट में अटैच करना है। पॉसिबल है? पॉसिबल है। मान के चलो आपका एक ये सर्वर चल रहा है, दूसरा आपका ये चल रहा है, ठीक है, तीसरा आपका ये चल रहा है। तो अब तीनों में कौन सा आप यूज करोगे? सॉरी, तीनों को आप क्या कर सकते हो? अटैच कर सकते हो एट द सेम टाइम। अगर इसकी जगह आपने क्या लिया था? EBS, तो EBS में आपको सिर्फ सिर्फ समझना पड़ेगा कि ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है, और उसको आप सिर्फ एक बार में एक EC2 में अटैच करते थे, और दोबारा अगर अगर जब आपको अटैच करने की जरूरत पड़ी, तो आप क्या कर रहे थे? दोबारा से उसको डी अटैच कर रहे थे, सर्वर में जा रहे थे, अगर वो किसी डायरेक्टरी में माउंट था तो वहां से अनमाउंट कर रहे थे, फिर अटैच कर रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोसेस मिलता है आपको, लेंदी प्रोसेस। तो प्रोडक्शन या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो हर चीजें कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ऐसा नहीं बोलोगे कि हम सर कंपनी में ये यूज नहीं करते, ठीक है, EFS यूज नहीं करते, हम EBS यूज नहीं करते। सब चीज कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है। तो EFS में आपको एक ऑप्शन मिलता है मल्टी अटैच। तो आपके पास अगर 3 EC2 चल रहा है, मान के चलो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और तीसरा नंबर ये है, तो तीनों में आप इसको अटैच कर दो। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। तो कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, EBS, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज, EFS, और इसके बाद जो S3 में हम बात करेंगे, तो S3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरेज की एक डेडिकेटेड टीम होती है। उनका काम क्या होता है? सब कुछ मैनेज करना। क्या मैनेज करना?
डेटाबेस को मैनेज करना। तो इसका लैब हम कैसे करेंगे ईएफएस का? सिंपल सा, आपको लैब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ईएफएस में जाना है, एक ईएफएस लॉन्च करना है और आपको ईसी2 लॉन्च करना है। ठीक है, आप चाहो 2 ईसी2 लॉन्च कर लो, मल्टी अटैच यही होता है, या फिर एक ही कर लो और अटैच कर लो। क्योंकि जब आप एक करोगे तो इसके लिए सब कुछ हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है? तो मान के चलो कैसे इसका लैब परफॉर्म करोगे। लैब परफॉर्म करने के लिए सिंपल है। सिंपल, आपने क्या करना है, आप जब एक EC2 लॉन्च करते हो तो देखो सबसे पहले आपका VPC आता है। उस VPC के अंदर आपने पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट सब कुछ लेके रखा होगा। अब क्या करते क्या हो आप वहां पे, मान के चलो मैंने लिया नॉर्दर्न वर्जीनिया। ठीक है, ये आपका डेटा सेंटर नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर अवेलेबिलिटी जोन की बात करूं तो 5 अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, एक अवेलेबिलिटी जोन ये रहा, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन ये रहा, तीसरा अवेलेबिलिटी जोन ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। अवेलेबिलिटी जोन मतलब देखो जैसे US-East-1A, अगर ये 1A है तो ये 1B होगा, ये 1C होगा, ये 1D होगा, ये 1E होगा। तो आपका कितना अवेलेबिलिटी जोन हो गया? 5। अब क्या आप 5 के 5 अवेलेबिलिटी जोन को अलाउ करना चाहते हो एक्सेस करने के लिए? देखो, जब एक अवेलेबिलिटी जोन होगा तो सबके सब अवेलेबिलिटी जोन में आप बाय डिफॉल्ट जब लॉन्च करोगी EC2 तो सिक्योरिटी ग्रुप जरूर मिलता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, अपने सिंपल वर्ड में सुना होगा, फायरवॉल। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, आपका इनबाउंड रूल चेक करता है। इनबाउंड मतलब कि पोर्ट अलाउ है कि नहीं, तो आपका ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपका इनबाउंड रूल कंपल्सरी। और ये रहा आपका EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। मुझे इसे अटैच करना है। तो अब जब अटैच करोगे EFS को तो सिक्योरिटी ग्रुप से होके ही ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा EFS सारे अवेलेबिलिटी जोन के लिए एप्लीकेबल हो, सारा मतलब अगर इन सारे अवेलेबिलिटी जोन में एक एक ही सर्वर है, एक एक EC2 इंस्टेंस है, तो अटैच कर पाएंगे। आप नहीं चाहते हो, मैं चाहता हूं कि जो अवेलेबिलिटी जोन 1C है सिर्फ और सिर्फ 1C वाला ही अटैच कर पाए, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर दोगे। सिक्योरिटी ग्रुप आप दे दोगे पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप, जैसे कि जब आप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो तो आप नाम भी दे दोगे EFS माइनस सिक्योरिटी ग्रुप। तो जब आप EFS सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करोगे तो आप एक ही जोन के लिए अलाउ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने सभी में सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया, कौन सा, यही वाला EFS सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें तो पोर्ट अलाउ है, तो ये सारे के सारे भी एक्सेस कर पाएंगे, मतलब अटैच कर पाएंगे। तो आपसे जब लॉन्च करोगे ना तो आपसे पूछता है सिंगल अवेलेबिलिटी जोन या मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। सिंगल मतलब एक के लिए, मल्टी मतलब सारे के लिए। तो कंपनी के अंदर जब आप काम करोगे तो आप अपनी मर्जी से थोड़ी करोगे कुछ, कि अपनी मर्जी से आप एक EC2 डिप्लॉय कर दिए, अपनी मर्जी से कभी भी डिलीट कर दिए, ऐसा होता है कि नहीं। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपका बॉस जो बोलेगा आप वही काम करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कंपनी टू कंपनी और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हम करने जाएंगे EFS का लैब इसमें। ठीक है, अब लैब कैसे करेंगे, मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को, किसी भी रीजन पे चलिए और इसको हम लैब करते हैं।
चलिए मेरा लॉगिन हो गया नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। सबसे पहले देख लेते हैं कोई सर्वर है क्या हमारे पास EC2। तो अभी हमारे पास एक भी सर्वर नहीं है। चलिए कोई भी हमारे पास सर्वर नहीं है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले एक EC2 को लॉन्च करते हैं, क्योंकि मुझे सर्वर में ही तो अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, एक EC2 लॉन्च कर लेते हैं। EC2 लॉन्च करने के बाद EFS को लॉन्च करेंगे और EFS को अटैच करेंगे। तो EC2 कैसे करते हैं, सिंपल, आप जाइए, लॉन्च करते हैं EFS माइनस सर्वर के नाम से। उसके बाद OS कौन सा चाहिए, मैंने लिनक्स लिया। नीचे आते हैं टाइप T2 डॉट माइक्रो फ्री टियर लेके चलेंगे। की पेयर अगर मेरे पास कल वाली थी उसी को मैं अटैच कर लेता हूँ मशीन 1 के नाम से। देख लेते हैं हमारे पास की है कि नहीं। ठीक है, मशीन 1 के नाम से मेरे पास पड़ी है, तो यहाँ से मैं उसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, मशीन 1। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग है। आप चाहो तो इसको छेड़ सकते हो, इसके अंदर जाइए और अवेलेबिलिटी जोन कितना है देखो। इसके अंदर है आपका 1B 1A। तो आप किसी को सेलेक्ट करोगे तो उस अवेलेबिलिटी जोन में लॉन्च होगा। नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक ले लेगा, तो हम बाय डिफॉल्ट लेके चले। सिक्योरिटी ग्रुप आप चाहो तो कस्टम बना लो या एग्जिस्टिंग ले लो, उसके अंदर पोर्ट अलाउ कर देना जब अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो अभी मैं सारा कस्टम नहीं कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग लेके चलते हैं, बस इतना करिए और लॉन्च। तो ये हम हमारा लॉन्च हो गया EFS सर्वर। ठीक है, इसके बाद इसको हम एक्सेस करेंगे। पुट्टी में कर लीजिए, CMD में कर लीजिए, जहां पे आपका मन करे वहां पे कर लो। ठीक है, तो इसे मैं पब्लिक IP लेता हूँ और इसको हम सर्वर में एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सेस कर लिया और ये सारी चीजें हमने देखी हुई थी। और इसमें अगर आप LSBLK करके देखते हो तो आपको एक ही हार्ड डिस्क दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन हमारा टास्क क्या है कि हमें इस सर्वर में EFS को लॉन्च करना, अटैच करना है। तो EFS हमें क्रिएट करना होगा, इलास्टिक फाइल सिस्टम, राइट। और इसको हमें अटैच करना होगा। तो मैंने एक EC2 को लॉन्च किया। चलते हैं कहाँ पे, EFS में, और लॉन्च करेंगे EFS को। और ये अवेलेबिलिटी की जोन क्या है, US-West-1। ये मुझे अवेलेबिलिटी जोन मिला। अब EFS के लिए एक मैं डुप्लीकेट ओपन करता हूँ। EFS आपको कहाँ पे मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करिए, वॉल्यूम सेक्शन में आइए। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो डायरेक्ट आप कंसोल में सर्च कर लीजिए EFS। ठीक है, तो आपका आ जाता है यहाँ पे इलास्टिक फाइल सिस्टम।
तो यहाँ पे एक ईएफएस पहले से है, कोई नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। कभी भी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो उसके बाद डिलीट करना भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका बिल चार्जेस अप्लाई होने लगता है। चलिए डिलीट हो गया। अब हम करते हैं एक नया ईएफएस क्रिएट, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो अभी हमारे पास कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है, करते ही है क्रिएट। तो यहाँ पे आइए क्रिएट करिए फाइल सिस्टम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइल सिस्टम का नाम, नहीं दोगे चलेगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ EFS हाइफन सर्वर हाइफन स्टोरेज। उसके बाद पूछ रहा है कौन से VPC के लिए, क्या आपके पास मल्टीपल्स VPC है। ध्यान से सुनना है, कस्टम अगर आप बनाते हो, मतलब कंपनी के अंदर बैठे हो तो आप डिफॉल्ट लेके नहीं चलो, कस्टम बनाओ, तो उस टाइम पे आपने ये सेलेक्ट करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, पहले से पड़ा हुआ VPC हर अवेलेबिलिटी जोन में एक एक है, तो आप इसको लेके चलिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, नीचे देखो स्टैंडर्ड पूछ रहा है, मतलब मल्टीपल CZ के लिए। दूसरा आपसे पूछ रहा है वन जोन, वन जोन मतलब समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक EC2 लॉन्च किया है, तो EC2 जो लॉन्च किया तो वो कहाँ पे है, किस में है, अवेलेबिलिटी जोन में। उसका अवेलेबिलिटी जोन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा EC2 का अवेलेबिलिटी जोन ये है, तो इसको मैंने कॉपी किया। पेंट में आते हैं और ये रहा मेरा अवेलेबिलिटी जोन EC2 का। इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो गए। तो अभी मेरा अवेलेबिलिटी जोन क्या है, ये EC2। तो आपसे ये पूछ रहा है क्या आप EFS को अटैच करने के लिए या अलाउ करने के लिए, क्या आप इस अवेलेबिलिटी जोन को अलाउ करना चाहते हो, ओनली दिस, तो वही पूछ रहा है आपसे। या फिर आप चाहते हो कि मल्टी, मतलब अगर ये भी है, दो है, एक से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं मल्टी अवेलेबिलिटी जोन, मल्टी अवेलेबिलिटी, मल्टी एजेंट। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, सिंगल के लिए या एक जोन को अलाउ करना चाहते हो या मल्टी को करना चाहते हो। अगर आपने वन दिया तो वन को अटैच कर पाओगे, स्टैंडर्ड दिए तो मल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड, क्रिएट करिए, और ये आपका EFS क्रिएट हो गया। जैसे आपने EBS क्रिएट किया ना, वैसे ही है। अब इसको अटैच करना है, तो इसके अंदर पहले सारा कुछ देख लो, इतना आसान नहीं होता इसको अटैच करना। ये EBS वॉल्यूम नहीं है कि आपने अटैच किया, फॉर्मेट किया, हो गया काम, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड में है, और इसके अंदर चलते हैं एक बार EFS स्टोरेज के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखते हो, जनरल पर्पस हमने यूज किया, अटैच से पूछ रहे, देखो अभी डिलीट करना हो डिलीट कर लो, एडिट करना हो कर लो। आपका ये साइज है, मॉनिटरिंग है, टैग, इसमें हम बात करेंगे ऑटो स्केलिंग के अंदर। ये आपका DNS नेम है। अटैच कैसे करना है, तो देखो इसको जब आप अटैच करोगे, इसके पहले आप नेटवर्क में आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपका, हमने स्टैंडर्ड लेके चला है ना, तो स्टैंडर्ड में अवेलेबिलिटी जोन जितना है उतना आ गया, किसमें, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में दो ही अवेलेबिलिटी जोन है, तो दोनों शो कर रहा है। अगर आपको कोई और होता, वहां पे मान के चलो तीन अवेलेबिलिटी जोन होता, तो यहाँ पे तीनों दिखाई देता, राइट। बस इतना ध्यान रखना।
तो एक बार जब ये हमारा क्रिएटिंग स्टेज कंप्लीट होता है तो इसको हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो अटैच कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सारे स्टेप यहाँ पे दिए हुआ, आपको सिर्फ उस लिंक को कॉपी करना है। ईएफएस का मल्टीपल्स ऑप्शन होता है, अटैच करने के लिए आपने सर्वर में जाना, इंस्टॉल कर। ठीक है, तो एक बार क्रिएटिंग मोड में, चलिए कोई नहीं, अब हम यहाँ पे अटैच कर, तो जब आप अटैच कर रहे हो तो आपसे पूछ रहा है क्या आप कैसे अटैच करना चाहते, वाया डीएनएस या वाया आईपी एड्रेस। तो आपने कहा कि मुझे वाया डीएनएस अटैच करना है, तो डीएनएस करना है तो आपसे सारा सिंटैक्स दे रहा है नीचे, कुछ भी मत करो, एक डायरेक्टरी बना लो ईएफएस नाम की, किसी भी नाम की। जब दूसरे नाम की बनाओगे ये पाथ आपको देना है, ईएफएस नाम की डायरेक्टरी बनाओ, ये सारा सिंटैक्स कॉपी करो, वहां पे पेस्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन करता है यूजिंग एनएफएस। ठीक है, तो एनएफएस और ईएफएस में थोड़ा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ईएफएस आज बोलते हैं एडब्ल्यूएस में, एनएफएस पहले बोलते थे 6 7 7 7 में। ठीक है, तो अगर आप चाहो एनएफएस का यूज करके तो इसको भी लेके कॉपी कर लो। ठीक है, तो चल के हम करेंगे, ये वाले लिंक को कॉपी करते हैं और सर्वर में जाके माउंट करेंगे। तो मेरा EC2 यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलो आप क्या करते हो, ऐसे पेस्ट कर रहे हो इसको, तो ऐसे ही अमाउंट होगा नहीं, सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी बनानी होगी। ठीक है, अगर आप करोगे तो ऐसे ही एरर आएगा। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir, और मैंने रूट के अंदर EFS नाम की एक डायरेक्टरी बना ली। अब जो मैंने कमांड चलाया उसी को चलाते हैं, क्या क्या अब ये माउंट हो पाए, करके देखो जरा, अभी भी नहीं हो पा रहा। तो ध्यान से सुनना, ये सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपको जाना है कहाँ पे, गूगल में जाइए। ईएफएस को इंस्टॉल करने से पहले इसका एक पैकेज आता है, यम ईएफएस यूटिल्स के नाम से। ठीक है, तो वो पैकेज मुझे डालना होगा, AWS EFS यूटिल्स इंस्टॉल, सर्च करिए। तो आपसे पूछ रहा है ईएफएस के लिए, देखो मैनुअल इंस्टॉलिंग द Amazon EFS क्लाइंट, इसके अंदर चलते हैं, वेबसाइट ये सारी ऑफिशियल है, और यहाँ पे देखोगे तो एक पैकेज मिलेगा यूटिल्स का। तो और हमने कौन सा लिया है, Amazon EC2 लिनक्स। तो ये आपसे पूछ रहा है, देखो रन करो ये फॉलोइंग कमांड्स, तो इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, आप नॉर्मल यूजर हो तो सूडो लगाना, रूट हो तो सूडो की जरूरत नहीं पड़ती, आप इतना कॉपी कर लो और सर्वर में आ जाओ, पेस्ट। बस इतना करना है, इस पैकेज को चाहिए तब जाके आप अटैच कर दो, बस। तो ईएफएस को मैंने कर लिया, उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, वही जो सारी कमांड्स थी उसको आपने दोबारा चलाना है, ये वाली। ठीक है, enter करो। अगर अब अटैच नहीं होता तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो एरर आएगा वो क्या एरर आएगा बताता हूँ। मैंने बोला क्या कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक जा रही है वो सिक्योरिटी ग्रुप से होके जाएगी। ठीक है, तो अब ये सिक्योरिटी ग्रुप में देख रहा है भाई क्या आपने अलाउ किया है। ठीक है, वो रीड करेगा, तो सिक्योरिटी ग्रुप इज मस्ट। तो आपका EC2 का सिक्योरिटी ग्रुप अलग होगा, और इलास्टिक फाइल सिस्टम आपने बनाया तो इसमें भी आपसे सिक्योरिटी ग्रुप पूछ रहा है, क्या आपने वहां पे जाके इनबाउंड रूल में आपने पोर्ट अलाउ किया क्या। ठीक है, अगर सारा कुछ सही है तो एक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, माउंट अटेम्प्ट फेल्ड, जब फेल्ड हुआ तो इसको भी करेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, वापस आ जाइए, EFS के अंदर जाइए। तो EFS के अंदर नेटवर्क वाले पार्ट में आ जाओ, पेज को रिफ्रेश करो, अभी देखो अवेलेबल है। तो हम चलते हैं मैनेज के अंदर, इसके अंदर देखो कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, डिफॉल्ट वाला है। और अपने EC2 में जाके देखोगे तो उसमें अलग सिक्योरिटी ग्रुप होगा, समझ रहे हो। एक घर के अंदर, मतलब एक बिल्डिंग में नहीं, अगर हमने अपने घर में बाहर वाले रूम के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाया, सिक्योरिटी गार्ड लगाया, अंदर वाले के लिए एक सिक्योरिटी, तो दोनों आपस में लड़ जाएंगे, दोनों का मैच देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप अलग है, EC2 में चलते हैं, सिक्योरिटी में चलते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप अलग। ठीक है, क्या है सिक्योरिटी ग्रुप, लास्ट में देखोगे तो 7EE5 है,
यहाँ पे देखोगे तो क्या है, कुछ और है, बस यहाँ पे एरर आ रहा है। इसको आप हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और नया सिक्योरिटी ग्रुप जो हमारा था 7EE5 ये सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे भी आ जाओ, 7EE5 मैंने दे दिया। आप अगर लैब कर रहे हो तो आप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने इतना किया और सेव कर दो। अब वापस चलिए अपने टर्मिनल पे, दोबारा से उस कमांड को एग्जीक्यूट करो, EFS। और एक चीज और याद रखना है, उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपने क्या ट्रैफिक अलाउ किया है। ठीक है, इस बार अगर नहीं होगा तो आपको इन बाउंड रूल में जाके ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देना, तब जाके अमाउंट हो जाएगा। ठीक, तो अभी भी एरर है, तो चलते हैं EC2 में। सिक्योरिटी ग्रुप हमारा यही है, इसमें जाके इनबाउंड में आप अटैच करो। इनबाउंड अभी SSH है, मैंने SSH के अंदर या एडिट के अंदर ऑल ट्रैफिक करता हूँ इस लैब के लिए, एनीवेयर कर दो, दैट्स इट। अब दोबारा से टर्मिनल में आ जाओ, नाउ रिपीट अगेन। तो देखो हमारा माउंट हो गया। माउंट हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी कमांड में चलाऊंगा आप बताइए। BLK ID। BLKID श्योर। BLKID कमांड क्या होती है? सर DF-H में भी दिखाएगा। एग्जैक्टली, DF-H से आपको दिखा देगा। दिख गया EFS नीचे, ये आपका माउंट भी होगा। BLKID क्या होती है कि आपका जो डिवाइस है, हार्ड डिस्क आपने लगाया, उसको अटैच किया, फॉर्मेट करते हो, फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए BLKID से चेक करो। ठीक है, किसी भी फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करो, XFS में, ext2 में, ext3 में, ext4 में, vfat में, तो आपको दिखा देगा कि आपने फॉर्मेट किया। फॉर्मेट होने के बाद माउंट करिए, अटैच मारो, वो तो EBS था, ये EFS। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर अगर कुछ डेटा रखना चाहते हो, CD करके EFS में चले जाओ। आ गया, मैं टच करके बना दीजिए फाइल, इसमें EFS नाम की बना देते हैं, यूज कर ली ब्रैकेट, 1 ... लीजिए 500 बना देता हूँ। LS करिए तो आपके पास 500 फाइल आ गई। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी आपके पास है, आप यहाँ से CD करके बाहर आ जाओ, माउंट है EFS नाम की डायरेक्टरी में, तो आपने अनमाउंट करना सीखा है, यू माउंट कमांड चला दीजिए। ठीक है, कहाँ से करना है मुझे, EFS। चेक करिए DF-H, रिमूव EFS। सेकेंड ऑप्शन देखो, आपको क्या बोलता है, माउंट करना है, तो आप इसको अटैच करिए EFS में भी, इलास्टिक फाइल सिस्टम अटैच। नाउ दी, इस बार हम इसको यूज नहीं करेंगे, इस बार हम करते हैं NFS, ये आपके पास स्टेप, इस स्टेप को उठा लीजिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। बोल रहा है आपने सब कुछ रेडी किया है, कमांड मैं दे रहा हूँ, स्टेप में आपको दे रहा हूँ अटैच करने का, उठाइए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करो, फाइल सिस्टम EFS मैंने बनाया था फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, डन, एंटर करो। हो गया, चेक करिए DF-H, तो आपके पास EFS आ गया। तो इस बार हमने कैसे किया, वाया NFS माउंट किया। CD करके EFS में आप आ जाओ, LS करिए, डेटा है, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो बहुत इजी है एज कंपेयर टू EBS। हाँ, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, विच वन इज गुड। अगर आप एडवांटेज की बात करेंगे तो EFS में समझ में आ गया आपके पास क्या आ रहा है, मल्टी अटैच। लेकिन एक बात और याद रखना, EFS में भी मिल रहा है, लेकिन EBS में भी आपको एक और मिलता है, मल्टी अटैच, वो हम बात करेंगे इसके बाद। मल्टी अटैच क्या होता है कि आप ध्यान से सुनना, इसमें आपका अगर EC2 इंस्टेंस अगर ये 1A में है, अवेलेबिलिटी जोन में है,
दूसरा वाला EC2 आपका 1B में है, अटैच हो जाएगा। तीसरा वाला आपका 1C में है, इसमें भी अटैच होगा। चौथा वाला आपका 1D में है, उसमें भी अटैच हो जाएगा। समझ रहे हो? EFS 1D इसमें भी अटैच हो जाएगा। तो मतलब मल्टी अटैच है EFS में ऑप्शन। लेकिन EBS में एक और ऑप्शन आता है। EBS में क्या बोलता है? EBS अगर आप, अब मैंने टाइप्स की बात नहीं करी ना, तो IO1 आपको मिलता है, IO2 ये आपका वॉल्यूम टाइप है। इसको अगर आप यूज करते हो तो आपका EBS में मल्टी अटैच का ऑप्शन आता है, लेकिन सेम अवेलेबिलिटी जोन, सेम मतलब एक ही अवेलेबिलिटी जोन की। अगर आपका 16 EC2 इंस्टेंस चल रहा है, 15 EC2 चल रहा है, तो 15 के 15 उसी अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। मान के चलो 1A में, तो 1A में आप उस वॉल्यूम को अटैच कर पाओ। ठीक है? थोड़ा इस वॉल्यूम में कॉस्ट ज्यादा आएगा, तो इसको हम करेंगे आफ्टर वॉल्यूम के टाइप के बाद। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एडवांटेज ऑफ EFS। सर वन क्वेश्चन, हम्म। ये जब हम लोग मल्टी अटैच कर रहे हैं तो ईएफएस खुद कौन से जोन में है? अभी जो EFS है, अगर EFS तो आप देखोगे नीचे आइए, ये आपका EFS है, राइट? हम्म, तो जब आप स्टार्टिंग में लॉन्च कर रहे थे, आपसे पूछ रहा था सिंगल एजेड मल्टी एजेड। हम्म, सिंगल मतलब किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में अलाउ करना है, दूसरा था स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड होता है मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। तो आप नीचे आके देखोगे अवेलेबिलिटी जोन कहाँ पे है, ये 1B में भी है, 1A में भी है। अगर आपने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया कहाँ पे, 1B में, तो ये उसमें भी अटैच होगा। नहीं सर, अटैच तो होगा बट वो बनता किधर पे है? मतलब लाइक द रिसोर्सेस इट टेक्स, वो कहाँ पर लेता है? कौन सा रिसोर्स? सर ये फाइल सिस्टम है, मतलब बैकएंड में कहीं पे डिस्क पे तो स्टोर होगा, लाइक स्टोरेज वो कौन से जोन से असाइन होता है उसको? ये लिखा तो है आपके पास अवेलेबिलिटी जोन 1B में। ये तो हमारा नॉर्दर्न कैलिफोर्निया डेटा सेंटर, इसके अंदर दो अवेलेबिलिटी जोन है, तो दोनों में ही अटैच हो जाएगा। अगर एक मेरा EC2 कहाँ पे है, पहले आप देखिए, एक मेरा EC2 है इस अवेलेबिलिटी जोन 1A में, इसमें तो अटैच हो गया। दूसरा आप लॉन्च करोगे 1B में, उसमें भी अटैच हो जाएगा। ये भी आपका EBS की तरह ही है। तो दो दो अलग अलग इंस्टेंस तो नहीं बनेगा ना, मतलब जोन ए और जोन बी में? क्यों नहीं बनेगा? नहीं, एनएफएस अगर दोनों में फिर अलग अलग बनेगा तो फिर शेयर करने का कॉन्सेप्ट तो फिर ये होगा ना। सर व्हाट आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग इज, पहले वो खुद बनेगा देन उसको हम लोग दोनों जोन में अटैच करेंगे, या फिर वो दोनों में सेपरेटली बनता है क्या, इंडिपेंडेंटली? देखो, इस डायग्राम को देखो, अभी मैंने एक EC2 लॉन्च किया, कहाँ पे है वो? अवेलेबिलिटी जोन क्या है? ए में है। A में है, अटैच हो रहा है। कौन कौन अटैच हो रहा है? EFS। लेकिन EFS तो आपका मल्टी एजेंट है ना, दोनों अवेलेबिलिटी जोन के लिए। अगर आपने सेलेक्ट किया होता सिंगल जोन, तो सिर्फ और सिर्फ जिस जोन को आप अलाउ करते उसी में ही अटैच होता। ठीक है? आपकी एक फ्लाइट है जो दिल्ली से बैंगलोर जा रही है, मतलब इसी पर्पस के लिए बनाई गई है। क्या वो दिल्ली से बैंगलोर वाली, क्या वो जा सकती है USA अपने आप? नहीं, नहीं। कब जाएगी वो? जब उसको परमिशन मिलेगा तब। हम्म, तो ऐसे ही है, आप एक और EC2 लॉन्च करना, कहाँ पे? दूसरे अवेलेबिलिटी जोन 1B में करना। 1B में करने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप आप अलाउ करो कस्टम वाला, या एग्जिस्टिंग ही ले लो तो वो भी चलेगा। उसके अंदर पोर्ट अलाउ करोगे। उसके बाद
ईएफएस आपका दोनों अवेलेबिलिटी जोन में, कैसे देखोगे, यहाँ पे आ जाओ, ईएफएस में देखो अवेलेबिलिटी जोन 1A में है, 1A में अटैच हो चुका है। 1B में लॉन्च करोगे तो ये 1B में भी अटैच हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो ही अवेलेबिलिटी जोन है। 6 होता तो 6 के 6 EC2 में अटैच हो जाएगा। तो ये भी आपका एक स्टोरेज ही है, ब्लॉक बेस्ड, लेकिन ब्लॉक नहीं है आपका, फाइल बेस्ड स्टोरेज, फाइल स्टोरेज। ओके सर। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, देखो अगर आपके पास 6 घर हैं तो 6 के 6 कैंडिडेट इसमें अटैच हो सकते हैं, 6 के 6। तो इसका फायदा क्या है, फायदा यही है कि अगर आपने इसमें डेटा रख दिया, किसमें, फाइल के अंदर, ये इतनी फाइल पड़ी है, अगर 6 बंदों ने इसको अपने पास एक्सेस किया है, 6 सर्वर में अटैच है, तो क्या 6 के 6 नहीं देख पाएंगे, सारे देख पाएंगे कि हाँ इसमें इतनी नंबर ऑफ फाइल है। उसके बाद किसी एक बंदे ने RM-RF करके इसको उड़ा देता है, तो क्या जिसने डिलीट किया उसको पता चलेगा नहीं, लॉग्स भी निकलेगा और ये भी पता चल जाएगा कि भाई इसने डिलीट कर दिया, तो सबको ये पता चल जाएगा। तो ये एडवांटेज। ओके सर। अब हम करेंगे नेक्स्ट मल्टी अटैच, तो उसके पहले हम तो बात। सर ये बेसिकली एक नेस्ट है नहीं? क्या पूछ रहे हैं नेस्ट है ना, ये एक्चुअली नेस्ट टाइप का काम करता है जैसे कि पैसिव में। NAS, NAS। हाँ यस, एनएस। यस। NS पूछ रहे हैं, सैन पूछ रहे हैं? नेस हम जो ऑन प्रेमिसेस में नेस यूज करते हैं ना, उसी का राइट पैसिव टाइप राइट का काम होता राइट है। राइट राइट, लेकिन अब हम ऑन प्रेमाइसेस में यूज नहीं करते, क्लाउड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, जी, जैसे आपने NAS में काम किया कॉन्सेप्ट होगा। दोनों का एक ही है, राइट? बिल्कुल। काम है कि पहले देखो, आज 10 साल पहले जाओ, कुछ भी नहीं है, अगर आप नॉन IT से हो तो आप जल्दी समझ पा रहे हो। क्यों? पहले चीजें क्या होती थी, मैनुअल होती थी सारा काम, आज वो ऑटोमेट हो गया, काम वही है ना। आज हमें गड्ढा खोदना है, 10 साल पहले जाओ तो मैन पावर लगाई जाती थी, 15 साल पहले। आज कुछ नहीं है, आज क्या है, मशीनरी आ गई है, वो कर दे रही है। ठीक है, अभी वो मशीन में मैन पावर है, आने वाले समय में मशीन में रोबोट बैठेगी, बस यही फर्क, काम वही होगा, बस उस रोबोट को मैनेज करने की टीम चाहिए। नेक्स्ट, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो आपने काम किया नेस के ऊपर? यस। आपने देखा डेटा सेंटर क्या क्या करते थे वहां पे? मैं खुद ऑन प्रेमिसेस सर्वर इंस्टॉल करता हूँ, डिजाइन करता हूँ, प्लान करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसका पावर से लेके एसी तक और रिडंडेंसी तक सब कुछ N+1 टाइप का। अभी भी करते आप, या अभी कुछ चेंज हुआ आपका? अभी तो वो तो रिक्वायरमेंट एक ही बार आता है, अब उसका मेंटेनेंस चल रहा है। मतलब फिजिकल और डेटा सेंटर है आपका? हाँ, कंपनी को बोलो क्लाउड में है। ये टेलीकॉम प्रोजेक्ट है, इसमें समझ गया मैं। मल्टीपल चीजें होते हैं, स्विच, फायरवेल, नैस, मतलब राइट राइट एनएस राइट जो राइट बोलते हैं, राइट, समझ गया। H3550 हाँ, सर्वर। टेलीकॉम में। सर कल मैंने भी अपने क्लाइंट साइड के मैनेजर से पूछा कि उनका सारा क्लस्टर मोड में यूज होता है, तो वो बोले कि क्लाउड का प्रपोजल हम पहले लिए थे, बट उनका टेस्ट प्लांट है, तो वो क्वेरी रिस्पांस लेटेंसी की वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं क्लाउड, तो उनका अभी भी लोकल रीजन में उनका ऑन प्रेमाइसिस में चल रहा है, मतलब DC वगैरह खुद का है। बिल्कुल, देखो अभी क्या है ना, AWS ने अभी सबमिट किया अपना, AWS ने मेंशन किया अभी पूरे वर्ल्ड वाइड 15% लोगों को ही क्लाउड के बारे में पता है। तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनियां हैं उनको पता नहीं, आइडिया नहीं। ठीक है, तो जब ये ऑन प्रेमाइसेस है, ऑन प्रेमाइसेस है फिजिकल, इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, क्लाउड पे। तो पूरा डेटा सेंटर थोड़ी उठा के फेंक देंगे, कुछ एरर आया, डाउन टाइम आया,
तो क्या करते हैं, 30% डेटा को माइग्रेट किया फर्स्ट टाइम, उसको मैनेज करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई डाउन टाइम तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 15 दिन 20 दिन एक टाइम पीरियड के बाद फिर 20% और डेटा माइग्रेट करें, 50% हुआ, फिर मैन के मॉनिटरिंग करेंगे 90 डेज, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जितना भी डेटा उसको माइग्रेट कर देंगे क्लाउड। जब क्लाउड में मॉनिटरिंग हो गई, एक माइग्रेट हुआ, उसके बाद फिर 90 डेज तक इसको मॉनिटरिंग की जाएगी, जब सारा कुछ ओके है हटा दो अपना फिजिकल डेटा से। तो ये सारी चीजें बहुत डिमांडेड, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कंपनी के अंदर माइग्रेशन का, करो उस पर, काफी नॉलेज मिलेगा, फिर स्विच करोगे तो अच्छा पैकेज मिलेगा। हाँ सर, एक्चुअली लेटेंसी का इश्यू रहता है और फाइल पार्सिंग का भी दिक्कत होता है। हमने एक बार ट्राई किया था, राइट राइट, तो केपीआई वीपीआई वगैरह सही से पार्स नहीं हो पाता है रियल टाइम में। एग्जैक्टली। कोई डाउट है यहाँ पे, फिर अब हम बात करते हैं स्टोरेज टाइप की। कल वाला लैब हो गया था ईबीएस का? अच्छा, आप लोग डेली क्लास के बाद लैब करते हैं या फिर एक दो दिन बाद करते हैं? आवाज आ रही है मेरी? मेरा कभी कभी छूट जाता है तो वो रह जाता है। कोई नहीं, तो लैब को जरूर करना, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे प्रोसेस क्या था, नेक्स्ट स्टेप। तो इस स्टोरेज की बात करें तो आपको अलग अलग स्टोरेज मिलता है, ठीक है। तो अब ईएफएस को हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के लिए आपसे आईडी पूछ रहा है, तो आप कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड डिलीट। चलते हैं वॉल्यूम में, डायरेक्ट स्टोरेज टाइप की हम बात करें, ठीक है। और कई बार पूछता है कि जब आप एक EC2 लॉन्च करते हो, बाय डिफॉल्ट 8 GB का वॉल्यूम मिलता है, लेकिन वो किस में मिलता है, जनरल पर्पस GP2, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं और यहाँ पे देखो ये सारे वॉल्यूम के टाइप देखोगे तो GP2, GP3, IO1, IO2। तो पहले आप हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क कितने टाइप का होता है, SSD, दूसरा HDD, तीसरा नंबर आपका मैग्नेटिक। कुछ दिन बाद ये हट जाएगा मैग्नेटिक, जो चीजें रिसोर्स कम यूज होती है कंपनी के अंदर, यूज केस कम होता है, उसको मैं AWS अपनी सर्विसेज से हटा देते हैं और चेंज कर देता है, कुछ नया लेके आ जाता है। तो SSD की बात करेंगे, व्हाट इज फुल फॉर्म, एनीवन? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, विच वन इज फास्ट? एसएसडी। चलिए एक बार थोड़ा मैं प्रैक्टिकल पूछता हूँ, इसमें कितने पिन का कनेक्टर होता है और इसमें कितने पिन का कनेक्टर होता है? अगर आपने किया होगा तो पता होगा। सर ये इसकी कुछ आइडिया ही नहीं है इसकी। जो काम किया है डेटा सेंटर में उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वैसे इंटरव्यू में नहीं पूछेगा कितना पिन होता है, लैन में कितने केबल होते हैं, डेटा कैसे ट्रांसफर, ये सब नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी यूज ही नहीं करती राउटर स्विच क्लाउड में, आपको पता होना चाहिए बस यूज केस क्या है उसका।
तो आपको अलग अलग टाइप मिलते हैं, तो हम SST में बात करेंगे। ठीक है, आपको मिलता है GP2 जनरल पर्पस। इसका देखो यूज करोगे तो अलग अलग इसका यूज केस है GP2 के अंदर। एक और आपको मिलता है GP3 जनरल पर्पस। तो GP2 में हम पहले बात कर लेते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, सारा लिख लेता हूँ, GP2 GP3 IO1 IO2। ये जो IO2 है आपका मल्टी अटैच मिलता है, एंड लास्ट वन आपका होता है मैग्नेटिक। ठीक है, कोल्ड HDT1 ये सारा हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए। तो इस चार में ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये चार इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लॉन्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट किस में आता है आपका जनरल पर्पस GP2। GP3 में आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, IO1 में चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, IO2 में चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपकी कंपनी का बॉस ने बोला कि आप एक काम करो, हाई लेवल का आप लॉन्च कर दो, क्या वॉल्यूम। लेकिन याद रखना इसके अंदर आपको कई चीजें मिलती है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, रीड राइट कैपेसिटी। तो जनरल पर्पस के अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप एक EC2 लॉन्च करते तो बाय डिफॉल्ट 8 GB का जनरल पर्पस ही आपको मिलता है। उसके बाद जब आप इंक्रीज करते हो क्या वॉल्यूम का साइज, तो आपको IOPS मिलता है, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IOPS क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे। बर्स्ट वैल्यू, इस पे हम बात करेंगे। और इसका जो प्राइस होता है GP2 कैसे इंक्रीज होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, 0.10 GB पर मंथ इस पे आपका लगता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप तो मैनुअली नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो AWS S3 कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में आ जाओ। आपको कुछ कैलकुलेट करना है कि प्राइस कितना आ रहा है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फ्री टियर में सारा कुछ आपके पास है, फ्री टियर कंपनी यूज नहीं करती, हम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। आप चाहो तो S3 कैलकुलेटर में आइए और उसको यूज कर लीजिए। चलो कैलकुलेटर तो हम यूज कर लेंगे, पहले हम बात करते हैं IOPS पे। तो देखो जब आप साइज इंक्रीज करते हो, किसका वॉल्यूम साइज, तो अभी हम चलते हैं वॉल्यूम सेक्शन में। और आपने क्या लिया, देखो जनरल पर्पस का मैंने लिया, तो बाय डिफॉल्ट आपको बोलता है 100 साइज। अगर आप 100 लेते हो तो आपको कितना मिलता है IOPS। और ये आपका चीज नीचे जो है आपका बस टेबल वैल्यू, बस टेबल वैल्यू क्या होता है ध्यान से सुनना। पहले मैंने साइज को क्या किया, 10 किया वॉल्यूम साइज। IOPS में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अगर मैंने यहाँ पे 2000 लिया तो देखो IOPS कितना जाता है आपका 6000। तो ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है, जब आप GP2 लेते हो, GP2 जनरल पर्पस, तो आपने यहाँ पे लिया 34, तो IOPS इंक्रीज हुआ। ध्यान से सुनना, 30 मैंने लिया तो IOPS कितना हुआ 100/3000। उसके बाद मैंने 32 किया, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ,
मैंने नेक्स्ट किया 33, कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अब मैं जैसे 34 करता हूँ तो आपको IUPS में चेंजेस आ जाएगा, तो 2 आ गया। तो आपका ध्यान से सुनना, अब मैं यहाँ पे 35 कर रहा हूँ, 5 हुआ। अब मैं 36 करूंगा, 8 हुआ। अब देखो 3 फिर बढ़ जाएगा, 37 करूंगा, 11 हुआ। अब मैं 38 करूंगा तो ये 15 हो जाएगा, IUPS सॉरी 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 ऐड करो, 17 हो जाएगा, 39 करूंगा तो हो क्या रहा है, पर वॉल्यूम पर जीबी आपका 3 IUPS पड़ रहा है पर जीबी। इंटरव्यू में ये पूछ लिया था कि जब आप IUPS वॉल्यूम साइज इंक्रीज करते हो तो पर जीबी कितना होता है, 3 IUPS इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 33.33 से काउंट कर रहा है। तो जब आप 34 करते हो तो वो 2 काउंट करता है राउंड फिगर में, या उसके बाद से जब आप इंक्रीज करते हो तो पर जीबी 3 IUPS इंक्रीज होता है। अब होता क्या है कि आपने क्या लिया, नीचे आपको कितना दिख रहा है, IUPS आपका दिख रहा है 100/3000। ये 3000 है क्या, इस 3000 को बोलते हैं बस टेबल वैल्यू। बस टेबल वैल्यू मतलब क्या, आपने जब वॉल्यूम लिया कितना, चलो देखो यहाँ पे लाइव, मैंने यहाँ पे लिया, मुझे चाहिए सिर्फ 500 GB का हार्ड डिस्क, तो मुझे कितना मिलता है IUPS, 1500/3000। इसको समझो पहले, अगर आपने 500 GB वॉल्यूम लिया, जब 500 GB का आप हार्ड डिस्क ले रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है IUPS, 1500। ठीक है, लेकिन दूसरी बार आपने लिया, ठीक है, आपकी जो लिमिट है बस टेबल की वो 3000 तक, 500 में इतना IUPS मिल रहा है, लेकिन इस IUPS में मान के चलो आपने पूरा यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, कितना यूज किया, ओनली 1000 यूटिलाइज किया, 500 आपका बच गया। वो 500 कहाँ जाएगा, आप मार्केट में गए 100 रुपए लेके, 40 रुपए का 50 रुपए का आपने कुछ परचेज किया, 50 रुपए बच गया, उसको आप फेंक दोगे क्या, नहीं, पॉकेट में रख लोगे। कहाँ पे, घर में। 50 आपने ऐड किया, फिर अगले दिन आपने गए, फिर 50 का कुछ आपने लाया, 50 बच गया, फिर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जो बस टेबल वैल्यू बकेट है इसकी भी एक लिमिट होगी, तो वो आपकी लिमिट बोल रहा है 3000। आप जो भी आप वॉल्यूम लोगे उसमें से जो भी आपका IUPS बचता है उसको आप कुछ नहीं करोगे, ये आपका बाय डिफॉल्ट कलेक्ट होता जाएगा, लेकिन नॉट मोर देन 3000। जब आपको कभी फ्यूचर में 3000 इतना IUPS चाहिए होगा तो आप क्यों परचेस करोगे, आप यहीं से उठा लोगे अपने बस टेबल वैल्यू से। मान के चलो आपने 1000 वॉल्यूम साइज लिया तो आपका पूरा का पूरा IUPS यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी प्रोडक्शन के अंदर आप बैठते हो तो आपसे बोला जाता है इतने GB का ले लो, इतना IUPS ले लो। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका पिकअप कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जनरल पर्पज GP2 के अंदर। IUPS क्या होता है, इनपुट आउटपुट रीड राइट कैपेसिटी आपकी कितनी ज्यादा है। ठीक है, आप चाहोगे ना कि कितना जल्दी हम एक्सेस कर पाए डेटा को वेरी फास्ट, तो आपको बोल रहा है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड रीड राइट कैपेसिटी। तो जितना हाई IUPS होगा उतना बेनिफिट होता है। तो ये तो जनरल पर्पज कंपनी यूज करती है, टेस्टिंग पर्पज के लिए GP2 भी यूज करती है, IO1 IO2 को भी यूज करती है हाई कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप GP3 में आते हो तो GP3 में क्या बोलता है, बाय डिफॉल्ट 1000, मैक्स मिनिमम आप कितना ले सकते हो इतना, मैक्सिमम इतना ले सकते हो। IUPS आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, क्योंकि कंपनी के अंदर बैठे हो, कंपनी के बॉस ने बोला एक काम करो, आप 2000 GB वॉल्यूम ले लो और 5000 IUPS ले लो, तो आप क्या करोगे, GP3 सेलेक्ट करोगे और 2000 GB का वॉल्यूम आ गया, IUPS 5000 बोला तो आपने 5000 ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो इसमें आपके पास आ रहा है कि आप इतना लेकिन क्राइटेरिया याद रखना है, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। अब आप 17,000 में जाओगे तो आपसे बोल रहा है द जनरल पर्पस कांट एक्सीड, तो उसके लिए आपके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है IO1 IO2। ठीक है, हाई लेवल का चाहिए तो कंपनी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर जब प्रोजेक्ट आते हैं तो सारा डील कर लिया जाता है। ठीक है, हमें इतना चाहिए, ये प्रोजेक्ट है, वो आपका मैनेजर मैनेज करेगा आपके।
तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया 3000 मुझे चाहिए वॉल्यूम, IOPS मुझे भी 3000 ही चाहिए। थ्रूपुट आपने चेंज करना हो कर दो, नहीं करना है छोड़ दो। तो आपके पास है, कैसे आप ले रहे हो। IO1 में आप आते हो तो IO1 में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। IO1 में क्या है, 4 GB मिनिमम, मैक्सिमम इतना है। IOPS 100 मिनिमम आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 4 GB लिया और आप कॉस्ट बचाने के लिए यहाँ पे 50 ले रहे हो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर आपको बोलता है आप जाइए कहाँ पे, जनरल पर्पज। तो एक रेंज इसने डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग लेना। अब आपको हाई IOPS चाहिए तो आपने बोला कि मुझे चलो 150 चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल है। किसमें, IO1 में। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, IO1 आपका मल्टी अटैच का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप IO2 सेलेक्ट करते हो प्रोविजनिंग के लिए कंपनी प्रोडक्शन के अंदर, तो IO2 में मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है। तो मैंने मान के चलो 50 लिया, मुझे 50 GB का चाहिए IOPS में, IO2 में। और इनपुट आउटपुट पर सेकेंड मुझे 1000 चाहिए, तो मैंने 1000 लिया। मिनिमम 100 है, मैक्सिमम आप 25,000 तक ले सकते हो, ठीक है। तो कंपनी के अंदर बोला बॉस ने 24,000 IOPS ले लो, तो आप GP2 में थोड़ी जगह IO2 में डायरेक्ट ले जाओ। अब IO2 में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, देखो मल्टी अटैच। मल्टी अटैच ये इंटरव्यू में पूछा था, विच वॉल्यूम, ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिसमें हमें मल्टी अटैच का ऑप्शन मिलता है। तो आपको सिर्फ बोल देना है EBS, सॉरी IOPS आपका IO2 ये मल्टी अटैच होता है। तो इसका हम करेंगे मल्टी अटैच कैसे करते हैं कल। तो मैं 3 EC2 लॉन्च करूंगा, एक बार फॉर्मेट करेंगे, 3 सर्वर में सेम टाइम अटैच करेंगे, इसको बोलते हैं IO2। SC1 कॉस्टली है बहुत ज्यादा, क्यों यूज करोगे, आपको बाय डिफॉल्ट बोलता है इतना ले लो, IOPS इसमें है ही नहीं, क्यों यूज करोगे। थ्रूपुट में आओगे ST1 में, इसमें भी IOPS नहीं मिल रहा आपको, रीड राइट की कैपेसिटी। मैग्नेटिक में जाओगे कुछ दिन बाद हटा देगा, ठीक है। जो मेन है आपको ये चारों याद रखना, GP2 GP3 IO1 IO2, ठीक है। तो IO2 कल हम कर लेंगे लैब, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जब आप लैब करोगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, मल्टी अटैच। तो अब ये आपका EBS में भी सपोर्ट नहीं करेगा। SSD में आप जाओगे, हाई कॉन्फ़िगरेशन का लोगे C1 की कैटेगरी में, तो ये आपका अटैच होगा मल्टी अटैच। तो इस पे हम बात करेंगे डीप एंड डाइव कर। तो सर यहाँ क्वेश्चन पूछिए पूछिए। थ्रूपुट थ्रूपुट मतलब क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं। जी सर, ये थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वॉल्यूम टाइप में आपने दिखाया था थ्रूपुट करके, तो ये क्या होता है? अच्छा, वॉल्यूम में आपको थ्रूपुट जो मिल रहा था, हाँ। ये आपका एक प्रकार से हार्ड। देखिए इसमें क्या होता है, थ्रूपुट मतलब कि आप वॉल्यूम का साइज मैक्सिमम कितना ले सकते हो, ये आपको एक लिमिट डिफाइन कर रहा है। डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम का साइज। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ IOPS लेके इनपुट आउटपुट जितना ऑपरेशन है उसमें आप कर सकते हो। तो कुछ वॉल्यूम में तो आपको मिल ही नहीं रहा है। ये आप पूछ रहे हैं ना थ्रूपुट। यस सर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये क्या डिफाइन क्या करता है, ये नहीं सर।
आईओपीएस क्लियर हो रहा है? आईओपीएस यस सर। देखो, ये आपका घर है, हम्म, ये नदी है, पानी है यहाँ पे। एक यहाँ पे मैन पावर काम कर रहा है और एक यहाँ पे मैन पावर का, दोनों का काम एक ही है। हम्म, पहला बंदा क्या कर रहा है, इधर से पानी लेके आता है बाल्टी से, इसमें डाल रहा है, हम्म। यहाँ से लिया, यहाँ पे डाला। तो रीड राइट, पानी लेके डाला, कितना टाइम लग रहा है इसको? टाइम लग रहा है। करेक्ट। दूसरा, दूसरे बंदे ने क्या किया, स्मार्ट है, इसने पाइपलाइन बिछा दी। अब दोनों में क्या डिफरेंस, रीड राइट की कैपेसिटी कौन सी ज्यादा हो? पाइप वाली। देखो, थ्रूपुट का मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड में कि यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो इंफॉर्मेशन है सिस्टम की, कितनी बार वो प्रोसेस कर रहा है, अमाउंट ऑफ टाइम, रीड ऑफ टाइम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बंदा अगर रीड राइट कर रहा है, और कर रहा है, यहाँ से लिया, यहाँ इसमें डाला, लिया डाला, तो ये फास्ट दे रहा है आपको कि ये आपको फास्ट दे रहा है? ऑब्वियसली पाइप वाला ही फर्स्ट पाई देगा। वाला, इसको बोलते हैं थ्रूपुट। मतलब इस जो प्रोसेस में आपको रीड राइट जो कैपेसिटी मिलती है ना, वो होता है आपका थ्रूपुट। गॉट इट सर। तो GP2 GP3 IO1 IO2 चार में याद रखना। IO2 आपका होता है मल्टी अटैच। मल्टी अटैच ये करेंगे हम कल, ठीक है। यस। आजकल ये भी नहीं पूछता इंटरव्यू में, अगर मैंने 650 इंटरव्यू है तो आज तक नहीं पूछा प्राइसिंग के बारे में। एक बार पूछा था, दिल्ली में एक थी बाइनरी टॉक, उसने फेस टू फेस बुलाया था, उसने पूछा। क्यों? क्योंकि वो छोटे लेवल की कंपनी थी। तो पूछ सकता है प्राइसिंग ऑफ कैसे निकालोगे, तो आपको जाना है प्राइसिंग कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करना है, ईबीएस डालोगे तो आपको बता देगा इतना जीबी पर मंथ। आजकल AWS भी स्मार्ट हो गया, ठीक है। आपको वो भी नहीं करना, EC2 लॉन्च करते तो आपसे पूछ रहा है किसमें चाहिए, IOPS जनरल पर्पस, इतना घंटा पर रुपए, ठीक। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एजोर भी है मार्केट में और गूगल क्लाउड, तो GCP सस्ता देगा तो AWS और सस्ता करेगा, दोनों को देख के एजोर और सस्ता करेगा, ये सारे कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो सर हम कह सकते हैं क्या EFS जो आज हमने पढ़ा उसमें IO2 यूज होता है? EFS नहीं, आपका बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में यूज होता है। देखो, जब आप, देखो आपको अगर बोला गया, समझो टाइप में समझते हैं, आप गए हो लैपटॉप लेने मार्केट में, तो मार्केट में अलग अलग है, i3 भी है, i5 भी है, i7 भी है, तो तीनों में डिफरेंस होगा कुछ कुछ। i3 का प्राइस है 40, i5 का है 47, 48 ले लो, और i7 का प्राइस है 78। आपका बजट है 35 से लेके 40, आप मुझे बताइए कौन सा आप लोगे? पहला वाला लेंगे। क्या पॉसिबल है कि आप ये ले लो? देखो, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बिजनेस, आप ये लोगी, मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी के पास खूब सारा पैसा है, 10 लाख रुपीज, कौन सा लेगी? कंपनी हाई कॉन्फ़िगरेशन पे लेगी, वो नहीं चाहती कि मेरा क्लाइंट चाहे।
तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, हाँ कंपनी में यूज होते हैं, क्योंकि कई बार हमें हमारे कंपनी में डेवलपर होते हैं, उनको टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो टेस्टिंग के लिए मैं स्पॉट इंस्टेंस में एक सर्वर दे दूंगा, उसके लिए मैं रिजर्व नहीं करूंगा साल के लिए। नहीं सर, मैं पूछ रही थी आज जो हमने ईएफएस हम्म। पढ़ा, तो वो क्या है कि इट कैन बी शेयर्ड विथ मल्टीपल इंस्टेंसेस ओवर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। हाँ बिल्कुल, तो ये जो टाइप हमने अभी पढ़ा है उसमें IO2 कैन बी अटैच्ड विथ मल्टीपल इंस्टेंसेस, तो यस यस, अगर तो आप वही। ईएफएस हाँ ले जी। रहे हो, हाँ जी। तो ईएफएस तो मल्टी अटैच है ना। हम्म। ईएफएस में आपको क्या लेना, आईओ लेना, IO2 लेना है, वो आपकी बात। अच्छा। मैंने आई थिंक डिलीट कर दिया ईएफएस। यस सर, आपने डिलीट किया उसको? मैंने आई थिंक दिखाया भी था, स्टैंडर्ड आपका मिला था यहाँ पर, ये देखो ईएफएस में आपके पूछ रहा है कौन सा लेना चाहते अच्छा। हो। सारा कुछ प्राइसिंग पर डिपेंड करता है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे मल्टी अटैच, फिर इसके बाद S3 में बात करेंगे, और S3 बहुत इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज परफॉर्म द लैब। आधी चीजें आपकी लैब से क्लियर हो जाती है। इसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं था आप लोग में? देखो अकाउंट जब वेरीफाई करोगे ना, तो आप अपना ही अकाउंट नंबर देना, नाम देना, मोबाइल नंबर देना, ईमेल आईडी देना, वेरीफाई होगा। किसी का आप ले रहे हो अकाउंट नंबर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डालो। आजकल क्या है ना, एरर आ रहा है, क्यों? बैकएंड में यही चल रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन देखता है, इसलिए एरर आता है, योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेट, वेरीफाई। चैट जीपीटी ने अभी क्या किया, 10 दिन पहले जिसने रजिस्टर किया तो उसका फ्री है, अब जो भी डाल रहा है उससे पेड मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। तो ऐसा ही है AWS में। सर हम EFS क्रिएट करते हैं तब उसको सिक्योरिटी ग्रुप देते हैं, और यहाँ वहाँ पे हमने ऑल ट्रैफिक को अलाउ किया था। एक बार हाँ। माउंट होने के बाद अगर सिक्योरिटी ग्रुप को रिमूव कर दिया हम्म। तो क्या वो वर्क देगा उसी पे, EC2 पे? एक बार माउंट कर दोगे तो नहीं, वो एरर आ जाएगा। क्या तो पूछ सर रहे हम एक, EC2 ऑल एक, अलाउ नहीं कर सकते ना सिक्योरिटी ग्रुप में? हाँ ऑल नहीं कर सकते। तो फिर सर नहीं नहीं ये कर सकते, इस मतलब हमने तो। कभी कभी हमें इंडस्ट्री में बैठ के ऑल भी करना पड़ता है। आपने क्या बोला, जो सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने ऑल ट्रैफिक दिया, हाँ, कौन से में, EC2 में या EFS में? EC2 में मैंने EFS दिया, में। EFS में नहीं दिया था, हाँ सर, EC2 में। क्योंकि हाँ, हमारा जो EC2 में, सिक्योरिटी EC2 में। ग्रुप था वही था, तो उसमें सिर्फ SSH का अलाउ था, राइट? हाँ। तो पोर्ट में जाओगे तो मल्टीपल्स पोर्ट होते हैं। EFS आप किस लिए यूज कर रहे हैं? फाइल शेयरिंग के लिए। हाँ। आज कंपनी में जाओगे तो कंपनी में NFS क्यों कॉन्फ़िगर कर, नेटवर्क फाइल सिस्टम। मैं EFS को यूज करूंगा, मल्टी अटैच करूंगा, ऑल ट्रैफिक दे दूंगा। 5 मेरे क्लाइंट है, पांचों को मैंने दे दिया, कंपनी के अंदर शेयर हो रहा है डेटा, तो ऑल ट्रैफिक दे दो। हम्म। नहीं देना मत दीजिए, आप अपने पर्पस के लिए इसको। कभी ऐसा लगता है आपका बॉस बोला एक काम करो मुझे EFS का एक्सेस दे दो, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाके अलाउ करोगे,
और वहां पे कस्टम ना देके सोर्स आता है ना, कस्टम, सॉरी, सोर्स में आप डालते हो ऑल ट्रैफिक में एनीवेयर करते हो, एनीवेयर मतलब 0.0. वहां पे एनीवेयर ना करके हम सोर्स डालेंगे, आपके बॉस का आईपी एड्रेस, सिर्फ वो एक्सेस कर पाए। हाँ वही सर। तो जिनका जिनको जिनका एक्सेस देना है उनका आईपी एड्रेस बस डाल सकते हैं हम, उनका मोर आईपी, देन मींस। बस उनको उनका आईपी दे ओके दो, वो हाँ एक्सेस कर पाए। सर। ठीक है, ये एक और स्टोरेज S3, यस सर S3 में गॉट भी इट। और अच्छा लगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल।